हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो आपका पार्ट 2 है, हिस्ट्री क्लास 8 का मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, जो कि पार्ट 1 हम कल आप लोग को दे चुके थे। आज का जो वीडियो है आपका पार्ट 2 है। अब इसी के साथ आपका NCERT 6 से लेकर 8 तक का पूरा हिस्ट्री आपका हो गया है ख़त्म। इसके बाद आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना, जो जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स हो या सब्सिडरी में आप हिस्ट्री पेपर लिए हुए हों, कल या परसों से शायद हम आप लोग के लिए टोटल हिस्ट्री की अगर सिर्फ हम बात करें तो परसों से आपका 9th से लेकर, देखिए 9th to 12th, ठीक है। पहले हम इसको यहाँ से कम तो हिस्ट्री से सिर्फ हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ से 9 से 12 तक में टोटल 1000 क्वेश्चन का संग्रह लेकर आने वाले हैं। सारा PDF बन चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है। बस 1-2 दिन का समय दीजिए, आपके सामने पूरा NCERT और SCERT दोनों का संग्रह, यानी कि पूरा 9 से लेकर 12 तक में 1000 प्रश्न आपके सामने होगा। वो भी एक आपका जो वीडियो जब आएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो मतलब कि मैराथन टाइप का बनाना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए वो अपना मोबाइल से बनाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा सुविधा नहीं है। तो बस आप बने रहिए चैनल में। और आप लोग के लिए यही है कि परसों से कल भर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए हिस्ट्री वाले, क्योंकि कल ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला है। उसके बाद एक दिन बाद आपका हिस्ट्री का 1000 प्रश्न आपका 9th क्लास शुरू होने जा रहा है। अब आपको एक बार हम बता दें कि अगर आप पेपर 1 भरे हैं तो आपको 9 से लेकर 12 तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कल से या परसों से अगर वीडियो आ जाता है तो आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मेरे इस सीरीज को जितना ज़्यादा हो सके उतना देखिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। BPSC का आप अगर पिछले वर्ष का उठा के देखिएगा, 9th में जो एग्ज़ाम लिए था BPSC, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है पूरा का पूरा PDF। बहुत मेहनत से ऐसा ढूंढ कर बहुत सा बुक इकट्ठा करने के बाद एक बुक को उठाया गया है। तो चलिए, आप लोग के लिए कल भर आप लोग रेस्ट कीजिए। परसों से आप लोग का सीजन शुरू होने जा रहा है 9 से लेकर 12 तक का। उम्मीद करते हैं कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, आज के लिए क्या है, आज का हम लोग का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में आप पढ़ चुके थे चैप्टर 6 तक, हम चलते हैं आज चैप्टर 7 की ओर। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होने जा रहा है बहुत बड़ा आगाज BPSC TRE को लेकर। हम लोग परसों से हिस्ट्री का 9 to 12 शुरू करने जा रहे हैं, जहां 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा। और उम्मीद करते हैं कि उससे एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप उतना कवर कर लेते हैं तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, उसमें सारा चीज़ होगा, NCERT भी होगा, SCERT भी होगा, दोनों को मिक्स करके बनाया जा रहा है PDF, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2, ठीक है। आपको बता दें कि क्लास 8 का, ठीक है, अगर NCERT आप पढ़े हैं, बुक अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें पूरा का पूरा VVI प्रश्न दिया हुआ है। एक बार हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा इस सीरीज को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा VVI प्रश्न दिया हुआ है आपका। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार था। चलिए, तो इसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। छोटी छोटी जोतें, ये भी जिम्मेदार था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्था, क्या ये जिम्मेदार था, तो ये भी आपका सही है। किसानों पर कर्ज का बोझ और अकाल, क्या ये जिम्मेदार था, तो ये भी आपका पूरी जिम्मेदार था। यानी कि एक का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बड़ा है इसका व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। चलिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से खदानों के उत्पादन में कमी आने का प्रमुख कारण क्या था।
तो चलिए इसका क्या कारण था, दू का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कारण क्या था, तो कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना, यही इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए, ब्रिटिश भारत में अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें विचार करते हैं, क्या है। बोल रहा है कि भारत में अकाल पड़ने का मुख्य कारण भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना था। क्या ये बात सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोग की स्थापना की। क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता भी बनाई गई। क्या ये पॉइंट सही है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, अकाल संहिता भी बनाई गई थी। चौथा देख लेते हैं। दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के एक साथ दगा देने के कारण पड़ा था। क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसके बारे में व्याख्या आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा व्याख्या दिया हुआ, जो करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है कि ब्रिटिश भारत में किसान ऐसी फसलें, एक मिनट नीचे थोड़ा करने दीजिए, ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। क्या ये कथन सही है, तो हाँ ये कथन बिल्कुल आपका सही है। क्योंकि मतलब ज़्यादा फसल क्यों उगाने लगे, जिनकी कीमत जो थी वो ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि सिंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है, फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। ठीक है, यानी कि क्या है, दोनों का दोनों आपका कथन और कारण मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं क्या है। आइए, ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र में, ठीक है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। तो 19वीं सदी के मध्यकाल तक, ठीक है, देश में केवल 2 मुख्य सड़कें थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच और दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं। परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 1 और 2 दोनों आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आइए, क्या है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को, ठीक है, देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। रेलवे पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनी का स्वामित्व था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका नहीं, एक मिनट, रेलवे पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनी, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये आपका ब्रिटिश कंपनी बोल रहा है, तो रेलवे पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनी का नहीं, ठीक है, सरकार का स्वामित्व था, इसीलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। रेलवे पर प्रमुखता सरकार का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रिटिश कंपनी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता, तो सरकार हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, तो सरकार का स्वामित्व था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो चुका है और 2 गलत है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि रेलवे ने, ठीक है, देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में भी योगदान दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए चौथा नंबर स्टेटमेंट देख लेते हैं। चौथा में क्या बोल रहा है कि पहली रेलवे लाइन कलकत्ता और बंगाल के पश्चिम क्षेत्र के बीच बनी। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। भारत में पहली रेलवे लाइन जो थी वो कहाँ से कहाँ तक, तो याद होगा 1853 में, कहाँ, 1853 में बम्बई से थाने के बीच ना, कहाँ से, तो बम्बई से थाने के बीच बनी थी। ठीक है,
बम्बई से थाने के बीच, याद रखिएगा। मतलब पहली बार रेलवे में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो 1853 में बिछाया गया था। और कब किसके मतलब कहाँ से कहाँ, तो बम्बई से थाने के बीच। और किसके शासनकाल में, अगर कभी पूछ दे कि किसके शासनकाल में बिछाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 सही है, बाकी आपका 2 और 4 गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश कंपनी बोला हुआ था, यहाँ सरकार होता, और यहाँ पे आपका मुंबई से थाने के बीच होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। 1856 में कहाँ, 1853 में बम्बई और थाने के बीच बनी थी पहली रेलवे लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ब्रिटिश भारत में, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए, ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। आधुनिक उद्योगों पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं, बी में क्या बोल रहा है कि औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, और ऐसे ही नीति, ठीक है, भारत की ब्रिटिश सरकार ने भी अपनाई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऐसा मतलब भारत की ब्रिटिश सरकार ने ये मतलब कि ऐसा कोई मतलब कि अपना रणनीति जो था वो नहीं अपनाई थी। ठीक है, कोई नीति नहीं अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपियों ने जिन क्षेत्रों में, ठीक है, भारतीय स्रोतों का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया, उनमें से एक बागान उद्योग भी था। क्या ये कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत में अगर आपकी बात किया जाए आधुनिक भारत में, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक भारत बोलेगा तो 1874 में, याद रखिएगा। आधुनिक भारत बोलेगा तो 1874 में, और ऐसे बोलेगा तो ऐसे हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे कुछ बोला है नहीं, इसीलिए स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भारतीय धन के बहिर्गमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा, ठीक है, इंग्लैंड भेजते थे, और सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें उनकी पेंशन भारत से भेजी जाती थी। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्याख्या थोड़ा आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की प्रमुख विशेषता थी उनकी घोर गरीबी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं, 1920 ईस्वी में, ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या ये सही है? 1920 में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जी हाँ, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। आइए क्या है, यदि, एक मिनट, चलिए, यदि उत्पादकों को, ठीक है, अपंग बनाया जाए, किसानों पर, ठीक है, करों का बोझ लाद दिया जाए, और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश अस्थायी तौर पर, ठीक है, दरिद्र हो जाएगा, और उसे बार बार, ठीक है, चलिए, और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। यह कथन, ठीक है, किसने दिया था? तो यह कथन किसने दिया था? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त ने दिया था। किसने दिया था ये कथन?
रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है इसमें, तो हम लोग का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 की ओर। देखिए 8 का जो चैप्टर है, ठीक है, क्या है, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। चलिए, 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है। इस समय धार्मिक समुदाय में, ठीक है, सामाजिक सुधार के जो आंदोलन शुरू हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, क्या है। इस समय भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने, ठीक है, पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि एक और दो दोनों आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, क्या है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? देखिए आपको असत्य चुनना है, ठीक है, जो असत्य होगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन हो जाएगा असत्य। देखिए, राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है मेरा। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका पूरा सही है। आगे देख लेते हैं, इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान को समर्थन किया। क्या ये सही है? ओह एक मिनट, हाँ, तो क्या ये सही है? तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि कौन सही नहीं है, तो कौन असत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो देखिए, ये राजा राम मोहन राय थे ना, ये जो थे मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं, उसका उनका विरोध करते थे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ समर्थन किया, तो समर्थन नहीं, ये विरोध करते थे। चलिए देख लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। आइए, क्या है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए देखते हैं। इसने, ठीक है, किसने? तो ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बहिष्कार किया था, तो बिल्कुल किए थे। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों का दोनों कथन क्या है? तो सही है। लेकिन अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है। इसने, ठीक है, इस सिद्धांत पर, ठीक है, प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 3 आपका गलत है, अब 1 और 2 आपका क्या है? तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्या बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित सुधार पर विचार कीजिए। तो सती प्रथा का अंत किया, तो अंत किए थे राजा राम मोहन राय, तो कब किए थे? ये आपको याद होना चाहिए, 1829 में, ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। अच्छा बात है। अगला देख लेते हैं, यानी कि कथन 1 जो है मेरा क्या है? ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्त्रियों के लिए, ठीक है, शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन, ठीक है। कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए,
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये सही है। इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। क्या ये सही है? तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अगला देख लेते हैं। स्टेटमेंट 3 में क्या है? इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, 3 आपका क्या है? गलत है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए, क्या है? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो महत्वपूर्ण योगदान किसका था? उससे पहले आप हमको बता दीजिए कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो था वो कब हुआ था? 1817 में। ठीक है, कब हुआ था? 1817 में। और इसके में किसका योगदान मतलब कि ज़्यादा था? तो इसमें क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर तो आप देख ही लेते हैं, डेविड हारे का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ईश्वरचंद विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, इन्होंने विधवा पूर्ण विवाह के लिए, ठीक है, संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए निम्न जातियों के विद्यार्थियों की कॉलेज में प्रवेश दिया। क्या ये सही है? तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देख लेते हैं, यानी कि 1 सही है, 2 सही है। इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय खोले। क्या खोले थे? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब इन्होंने शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय खोले थे। अगला देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आइए, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है? 1867 में, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में, आपको याद रखना होगा। इसके समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं, 1848 ईस्वी में निम्न जाति की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं कि ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि चारों का चारों ऑप्शन क्या है? आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बताना क्या था? 1 मिनट, आपको बताना क्या था कि इसमें से असत्य को चुनना था ना, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, असत्य को चुनना था। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ज्योतिबा फूले जो थे ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे। याद रखिएगा, इसके ये क्या थे? तो विरोधी थे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा। कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है। बाकी ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ज्योतिबा फूले जो थे ब्राह्मण की प्रभुता के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होते हैं क्लास 8 का बुक, तो आपको पूरी जानकारी होता। ये सब पूरा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है आपका NCERT में। चलिए फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए, क्या है? 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसमें क्या है? 11 का,
देख लेते हैं ऑप्शन 1, 1864 ईस्वी में, ठीक है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में। कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। ये आपको याद रखना होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कंडुकुरी वेरिसलिगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह हेतु कार्य किए। क्या ये कार्य किए थे? तो बिल्कुल सही है, ये भी कार्य किए थे। श्री नारायण धर्म परिपालन युगम नामक संस्था की स्थापना नारायण गुरु ने किया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका पूरा सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या है, आइए। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, देखिए कौन सा असत्य है, आपको असत्य चुनना है, ठीक है, कौन सा असत्य है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या है? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या ये कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध नहीं किया था, उनका समर्थन किया था, ठीक है। क्या किया था? तो समर्थन किया था, विरोध नहीं किए थे, वह समर्थन किए थे, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं स्टेटमेंट। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश थी। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगर कभी पूछ दे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, ठीक है, या किनकी ग्रंथ है, तो दयानंद सरस्वती की। दयानंद वेदों को प्रमाण ग्रंथ मानते थे। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि असत्य कौन है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये लोग पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की कौन सी मान्यता थी, ठीक है, कौन सी मान्यता थी? तो याद रखिएगा, ईश्वर एक है, इनका मानना था। जाति भेद और सामाजिक असमानता का कोई स्थान नहीं है, ये भी सही है। वेद परम सत्य है, ये भी सही है, ये दयानंद सरस्वती का मानना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, चलिए। एंग्लो वैदिक स्कूल और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में क्या मूल अंतर था? ठीक है, तो क्या मूल अंतर था तो देख लेते हैं। देखिए एंग्लो वैदिक स्कूल आधुनिक शिक्षा पद्धति, जबकि गुरुकुल जो था वो प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित था, ठीक है। एंग्लो वैदिक स्कूल क्या था? आधुनिक शिक्षा पद्धति पर था, और गुरुकुल प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित था। तो मूल अंतर ये आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको 10 बजे, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 10 बजे हमारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बजाइएगा, तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, देखिए 15 नंबर में क्या है? स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने, आपको याद रखना होगा। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में, ठीक है, आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि विश्व धर्म सम्मेलन में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा कि विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ठीक है, तो आपको मारना होगा स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए तो यानी कि दोनों का दोनों कथन सही है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2 तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, आइए। 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित कथनों में, ठीक है, असत्य कथन को छाटिए। जो असत्य है उसको छाटना है, ठीक है। देखते हैं क्या है। भारतीय मुसलमानों पर पक्षपात विचारों और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव देर से पड़ा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये तो आपका सत्य है, यहाँ आपका सत्य पूछ रहा है। मुस्लिम समुदाय में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है।
मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयास से हुई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों क्या हुआ, सही हो गया है। देखते हैं 4 नंबर में क्या है। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है, हिंदुओं की अपेक्षा तीव्र प्रभाव हुआ। क्या ये सही है? तो याद रखिएगा, तीव्र प्रभाव नहीं हुआ था, प्रभाव की जगह पे क्या हुआ था, उसका तीव्र विरोध हुआ था। ठीक है, उसका तीव्र प्रभाव नहीं हुआ था, तीव्र विरोध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, तीव्र विरोध हुआ था, इसीलिए स्टेटमेंट डी आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, डी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर में प्रश्न क्या है, देखिए। मुस्लिम समाज सुधारक सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खां के बारे में पूछ रहा है। 1864 ईस्वी में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपको याद रखना होगा कि अनुवाद समिति की स्थापना कब किया गया, 1864 में। अनुवाद समिति की स्थापना किसने किया? तो सैयद अहमद खां ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। सैयद अहमद खां जो थे कांग्रेस का विरोध किए थे। अगला देख लेते हैं, स्टेटमेंट 3 में क्या है। चलिए, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही हो चुका है। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्या है इसमें, देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, सत्य हमें बताना है। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुनीज पारसी धर्म सुधारक के 2 अग्रणी नेता थे। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। 1892 ईस्वी में अमृतसर में, ठीक है, सिखों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। सिखों ने गुरुद्वारों, ठीक है, गुरुद्वारों में सुधार के लिए 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली आंदोलन चलाएं। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, व्याख्या को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइए, 1929 ईस्वी में बने शारदा एक्ट, ठीक है, में प्रावधान क्या था? मतलब कि 1929 में जो शारदा एक्ट बना था उसमें क्या प्रावधान दिया गया था? तो क्या प्रावधान दिया गया था? तो सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का शादी नहीं कर सकता है। ये बात कब कहा गया? तो 1929 के, ठीक है, किस एक्ट में कहा गया? तो शारदा एक्ट में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा व्याख्या आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 19वीं शताब्दी में शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। आइए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर, ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। वुड डिस्पैच के तहत प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा देख लेते हैं, क्या है, 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय केवल 24% पुरुष और 7% महिलाएं ही साक्षर थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए, 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
क्या है, 19वीं शताब्दी में लिखे साहित्य और कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस समय लिखा जा रहा साहित्य प्राचीन साहित्य से विषय वस्तु और शैली दोनों ही रूपों में भिन्न था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, इस समय भारत तेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद्र जैसे साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से परंपरागत विचारों का प्रसार किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। डी ऑप्शन देख लेते हैं, इस समय चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का उदय हुआ। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिर्फ गलत है, ठीक है, मतलब ये आपका असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आधुनिक भारत में विज्ञान के विकास से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रवेश 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं क्या है। देखिए 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1930 ईस्वी में, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारतीय का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी आपका पूरा सही स्टेटमेंट है, यानी कि तीनों का तीनों आपका क्या है? तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। अमृता बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। अमृता बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 8 खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपका आंदोलन लिखा हुआ है, एक मिनट, एक तरफ आपका आंदोलन लिखा हुआ है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला में क्या है? देवबंद आंदोलन ये किस क्षेत्र से था? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुक्का आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? बिहार यानी कि पटना से। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। कुक्का आंदोलन का संबंध जो था वो पंजाब से था, ठीक है। कुक्का आंदोलन का संबंध किससे था? तो पंजाब से था, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुंडा आदिवासी आंदोलन किससे संबंधित है? तो बिहार से। यह आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या ये कथन सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, इस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। क्या ये सही है? राष्ट्रीय आंदोलन के समय उच्च शिक्षा का माध्यम जो था वो अंग्रेजी था, जिससे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। क्या आसानी हुई थी? क्या ये कथन सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, भारत में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? ठीक है, मतलब इससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, तो ये थी, तो ये आपका बिल्कुल सही है।
पूर्ण सार्वजनिक सभा, ये भी आपका सही है। बम्बई एसोसिएशन, ये भी आपका सही है। अगर हम इनकी स्थापना की बात कर लिया जाए, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा 1876 में हुआ था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1870 में हुआ था। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, यह आपका 1852 में हुआ था। ठीक है, यानी कि तीनों का तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो 4 का क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1878 ईस्वी में सशस्त्र, एक मिनट, 1878 ईस्वी में, ठीक है, शस्त्र कानून बना, ठीक है, जिसने भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या ये सही था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका आंसर क्या है, तो सही है। 1 मिनट, ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6 की ओर। आइए, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, एक अंग्रेजी अधिकारी एलान, ठीक है, ऑक्टेवियन हुम्र द्वारा की गई। क्या ये कथन सही है, तो हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ये हुम्र ने किए थे। तो कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1885 को किए थे। ये आपका बिल्कुल सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है स्टेटमेंट। आगे देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए। क्या यह स्टेटमेंट सही है, कहने का मतलब कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे प्रथम 3 कांग्रेस में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में। ठीक है, ये दूसरे में शामिल हो चुके थे। अब यहाँ तो 3 तक की बात नहीं किया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें सही कौन कौन हुआ, 1, 2 और 3 आपका सही है। देखते हैं आंसर क्या है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्या ये सही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही कथन है। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर पुकारते थे। क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया। क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, उनके समर्थन नहीं किया था। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 का 1 और 2 दोनों आपका सही है। 1 और 2 दोनों आपका क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 9 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की ओर। 10 का जो चैप्टर है आपका स्वराज के लिए संघर्ष। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। 1 मिनट, चलिए तो चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए,
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इस समय भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा का समर्थक था, गरम दल कहलाया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। आगे देखते हैं क्या है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए, बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, आपको असत्य चुनना है। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन से रिलेटेड चलिए देखते हैं क्या है। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो ये बिल्कुल सही है। शायद 19 जुलाई को किया गया था। बंगाल विभाजन का दिन, ठीक है, सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध मतलब कि अलग अलग आंदोलन चलाया। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, मतलब कि मिलकर आंदोलन किया था, ना कि अलग अलग किया था। यही स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे देखते हैं क्या था कि आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए। ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। आपसे क्या पूछ रहा था, कौन सा असत्य है? तो कौन असत्य? ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्या है, आइए। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य के लिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के 2 भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? ठीक है, तो क्या कारण था? तो इसका देखते हैं क्या क्या कारण दिया हुआ है। उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां, ये प्रथम कारण था, सही है। दूसरा कारण क्या बोल रहा है? बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद हुआ था, तो ये भी आपका सही है। यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, आइए। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखिए, आपको असत्य चुनना है। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या ये सही है? ये तो आपका सत्य है। ठीक है, आपको असत्य चुनना है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ये भी आपका सत्य है। आगे देखते हैं, कांग्रेस 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधि का विरोध किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं, तो आगे नहीं, यानी कि कहने का मतलब कौन असत्य है? तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सारा का सारा क्या है? तो सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या करना है, 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इसमें 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो पहला में क्या है? इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1912 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। ठीक है, क्या ये सही था? तो ये भी आपका सही था। काबुल में, ठीक है, एक क्रांतिकारी दल के ने स्वतंत्र भारत की अंतिम
सरकार स्थापित की, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्या है? गद्दर पार्टी का नेता कौन था? तो गद्दर पार्टी का नेता कौन था? तो हम जानते हैं लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कथनों में कौन सा असत्य है? देखिए, आपको असत्य चुनना है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के इसके संस्थापक सदस्य थे, क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? ये आपका सत्य में आएगा। आगे देखते हैं, 1913 ईस्वी में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सत्य में आएगा। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें से कोई भी सही असत्य नहीं है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी असत्य, ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या है? एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। 1917 ईस्वी में इन्हें कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष चुना गया, तो ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं कि एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किए थे, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया, क्या महात्मा गांधी ऐसे किए थे अफ्रीका में? तो बिल्कुल किए थे, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे किए थे। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे, ये भी आपका सही है। चलिए, गांधी जी का भारत में चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था, तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। आइए, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत बनाए गए नए कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है। अब केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया, क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, ये तो सबका सही होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये तो सही बात है। लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्या है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चुनाव करना है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है, आपको असत्य चुनना है। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे, क्या ये सही है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, क्या ये सही है? चलिए तीसरा देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। चौथा देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ी, क्या ये सही है? तो यह बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी कि 1, 2 और 3 आपका सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया था? असत्य पूछा गया था, तो कौन हो जाएगा असत्य में? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया? तो किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आइए, असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुए, इन्हीं में से मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से हो जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो कौन सी घटना थी? तो चोरी चोरा कांड था। ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में। ये घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन 1900, तो मतलब कि चैप्टर नंबर 10 हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा। ठीक है, चलिए तो फटाक से इसको भी हम लोग खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 11। चलिए क्या है, तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? तो किन कारणों से की गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, ये आपका सही हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा देख लेते हैं, काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देते हेतु, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सा कारण। तीसरा कारण देख लेते हैं, भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी है, ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़िएगा ना, ऐसे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, 20वीं शताब्दी के किसान और मजदूर आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ये जी हाँ, ये बिल्कुल किए थे। 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। एम.एन. राय, क्या ये पहले भारतीय थे? तो जी हाँ, ये पहले भारतीय थे। 1925 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपका कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा सत्य है। सचिन सन्याल और जोगेश चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया, क्या ये सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, क्या ये सत्य है? तो ये भी आपका सत्य है, जो भगत सिंह ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यानी 1 और 2 दोनों से ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? ठीक है, तो कौन जुड़ा नहीं है? तो भगत सिंह आपका जुड़े नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6।
आइए, क्या है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8 1929 को बम फेंका था? तो कौन कौन भेजे थे? तो यह हो जाएगा आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी 1 और 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर में क्या है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इस साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया गया था, ठीक है, तो जरूर किया गया था, ये भी आपका सत्य है। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों का तीनों क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 में क्या है, 9 में आपका है 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो पहला क्या है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी की तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु जानी जाती है, क्या यह कथन सही है? तो यह आपका बिल्कुल सही है। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, वर्धा आश्रम से नहीं किए थे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, कि ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए देखते हैं 11 में क्या है, व्याख्या आप देख लीजिएगा। आइए, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबिना आज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? ठीक है, तो किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो इसका उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है। चलिए 13 में आपका गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार सबिना आज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने में सहमत हो गई, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सबिना आज्ञा आंदोलन को रोक दिया, क्या ये सही है? ये भी आपका सही है, यानी कि 2 और 3 आपका सही है, बाकी आपका 1 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है, देखिए 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया था? 14 का कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो 1940 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर में देखते हैं, 1935 ईस्वी में भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्या है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है, क्या ये सही है 1935 में? तो ये बिल्कुल आपका सही है। 1935 में ब्रिटिश भारत की 50% जनता को
ठीक है, मताधिकार प्रदान किया गया, तो ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, नहीं सॉरी, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, गलत है। सी देख लेते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली की समाप्ति, क्या ये सही है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सही कौन है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका एक जो है यही आपका सही है, केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आइए, 1935 ईस्वी के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो कितने प्रांतों में बनाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्रांतों में। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसका व्याख्या। चलिए, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। तो आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है, स्वतंत्र भारत चैप्टर 12, ये हमारा हिस्ट्री क्लास 8 का पार्ट 2 का ये लास्ट चैप्टर है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो ये लास्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया था, तो जिसका कारण था, तो जिसका कारण क्या था, चलिए देखते हैं। तो इसका कारण क्या था, तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना, ठीक है, भारत को युद्ध में शामिल करना, ये इसका मतलब कि कारण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने। कब किए, तो 2 अक्टूबर 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के मतलब पहले सत्याग्रही किसे चुना गया, ठीक है, तो याद रखिए विनोबा भावे को चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, क्रिप मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला क्या है, क्रिप मिशन 1942 में भारत आया, क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था, तो नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो केवल एक आंसर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया, तो किस प्रस्ताव को पास किया गया था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1942 में एक ही प्रस्ताव था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास किया गया था। 5 नंबर देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो किस आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तामलुक बंगाल में प्रदर्शन के दौरान, ठीक है, मांत गिनी हजार को गोली मार दी गई, क्या ये सही है, तो ये भी आपका कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, बी हो जाएगा 1, 3, 4, यानी कि बलिया में किया गया, तामलुक यानी कि बंगाल में, और सतारा, ठीक है, वहाँ किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, ये सही है, तो बिल्कुल सही है। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक रेजिमेंट बनाई गई थी, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ना, इसको आप व्याख्या देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है, आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था, तो किन किन अफसरों पर चलाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल शाहनवाज के ऊपर, और GS ढिल्लों के ऊपर भी चलाया गया था, और जनरल प्रेम सहगल के ऊपर भी चलाया गया था, यानी 2, 3, 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष हुआ था, तो ये किस वर्ष हुआ था, ये फरवरी 1946 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। आइए,
कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस मिशन ने, ठीक है, भारत को दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तीसरा देख लेते हैं। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया गया। तो ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी। किसका आधार बनी? तो ये क्या हो जाएगा? देश के विभाजन के आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कथन बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये तो आपका सही है। आगे देखते हैं। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, तो वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये आपका कारण जो है गलत है, यानी एक सही है एक आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ आपका आज का चैप्टर हुआ समाप्त, यानी कि क्लास 8 का हिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत का पार्ट 2 आज हो गया समाप्त। तो परसों से हम लोग क्या करेंगे? 9th 10th 11th 12th सब विषय का, ठीक है, हिस्ट्री का सिर्फ 9th 10th 11th 12th हिस्ट्री का टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन का संग्रह लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाल बटन जरूर दबाइएगा, कि अगर जब भी हम 10 बजे वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।